कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी निश्चित तौर पर न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा लिया है, जो भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव भी कर सकते। लेकिन 2019 चुनाव में करारी हार के बाद उनको ये समझ में आ गया कि बीच का रास्ता नहीं होता राजनीति के अंदर। अगर खेलना है तो फ्रंट फुट पे आके ही खेलना पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छी खबर होगी। इसलिए ऐसे लोगों की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करके पार्टी से आंख बंद करके उनको बाहर निकाल देना चाहिए। बिहार में राजनीति फिर गर्म हो गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी कांग्रेस की ताकत के साथ आगे बढ़ने वाली है। लेकिन क्या राहुल गांधी एक गलती कर रहे हैं? क्यों बिहार के कुछ कांग्रेसी नेता नाराज हैं? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों, कार्य समिति मेंबर्स और वरिष्ठ नेताओं को बिहार पहुंचने को कह दिया है। ये नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही यात्रा में हिस्सा लेंगे। अब तक ये यात्रा ज्यादातर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दम पर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पूरे देश से नेता आएं और इसका असर और बढ़े। कांग्रेसी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकता है कोई सीएम भी आए। लेकिन कुछ बिहार कांग्रेस नेता इसके दिल्ली से माइक्रो मैनेजमेंट से नाराज हैं। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि क्या यात्रा का फोकस सिर्फ चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर रहना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार सरकार की नाकामियों और जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी ध्यान होना चाहिए। तो सवाल यही है कि कांग्रेस जो कांग्रेस सोच रहे हैं, क्या उन पर राहुल को ध्यान देना चाहिए था, देना चाहिए? अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या कांग्रेस हाईकमान स्थानीय नेताओं को हल्का कर रहा है? चलिए इन सवालों के जवाब खोजते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि राहुल गांधी क्या कोई गलती कर रहे हैं। सबसे पहले बात यहां पर होगी कि कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को बोल दिया है, यात्रा अब कितनी भारी होने वाली है, कैसा सैलाब उमड़ सकता है? आशुतोष सर। बिल्कुल अंकर, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा उनका मनोबल काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी 17 दिन की यात्रा कर रहे हैं, जिस तरीके से वोट अधिकार रैली को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई। मैं भी ये नहीं करूंगा अच्छे दिन आने वाले हैं, बट अच्छे हाँ। दिन आने की शुरुआत हो गई है। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, अब कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप नहीं है, राहुल गांधी लीडर नहीं है। आज की तारीख में राहुल गांधी निश्चित तौर पर न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। अब एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। तो लीडरशिप बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। दूसरा, किसी भी संगठन को जब मजबूती मिलती है, जब लीडरशिप के साथ साथ उसके पास एक एजेंडा होता है, उसके पास जनता से कहने के लिए कुछ विषय होते हैं और उस विषय पर उसकी एक पकड़ होती है। पिछले 3-4 मुद्दों को अगर आप उठा के देख लें, चाहे वो संविधान बचाने का सवाल हो या फिर जो सोशल जस्टिस का सवाल हो, कास्ट सेंसस का प्रश्न हो, या फिर जिस तरीके से सीज फायर को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार की राष्ट्रवादिता को एक तरीके से सूली पे चढ़ा दिया और नरेंद्र सरेंडर का नारा उन्होंने दिया, वो भी अपने आप एक बड़ा मुद्दा था जिससे लोग जुड़ते हुए दिखाई पड़े। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा लिया है, जो भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी कर सकती है, वो है वोट चोरी का प्रश्न। और पूरी पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार को डीलेजिटिमाइज करने का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। तो नेता अब उनके पास पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर सामने है। राहुल गांधी एजेंडा भी एक तरीके से उनके सामने पूरी तरीके से स्पष्ट है। और तीसरी बात जो ये है कि किस तरीके से वो एक वैचारिक आधार प्रोवाइड कर रहे हैं, न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि पूरे विपक्ष को लेकर। जो कांग्रेस पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी तरीके से लीडरलेस हो गई थी, पूरी तरीके से एजेंडा विहीन हो गई थी और पूरी तरीके से उसके पास विचारधारा का अभाव हो गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे करे। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे करे? अगर वो हिंदुओं की बात करती है तो फिर वो उसको भी एक तरीके से कम्युनल माना जाएगा और मुस्लिम वोटर उनसे छिटक सकता है। अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो फिर हिंदू वोटर उनसे छिटक सकता है और उनके ऊपर मुस्लिम परस्ती का आरोप लग सकता है, पाकिस्तान परस्ती का आरोप लग सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पसोपेश में थे, पूरी कांग्रेस पार्टी पसोपेश में थी, पूरा विपक्ष पसोपेश में था, करे तो करे क्या। और राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगा कि दरअसल वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं।
लेकिन 2019 चुनाव में करारी हार के बाद उनको ये समझ में आ गया कि बीच का रास्ता नहीं होता राजनीति के अंदर। राजनीति में आपको पूरी तरीके से कन्विंस होके या तो इस पार होना होता है या उस पार होना पड़ता है। आप जो लोग क्रिकेट को अच्छी तरीके जानते हैं वो भी, कि वो बल्लेबाज अपने आप को कमजोर कर लेता है और जल्दी आउट हो जाता है जो हाफ कॉक खेलता है, यानी ना फ्रंट फुट पे खेल रहे, ना बैक फुट पे खेल रहे, ना आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे बढ़ पा रहे। अगर आप पीछे जाएंगे तो बाल को ज्यादा समय तक देख पाएंगे और आप लेट कट कर सकते हैं, स्क्वायर कट कर सकते हैं और बहुत सारे कट स्लिप के बीच में से, गली के बीच से निकाल सकते हैं। अगर आप फ्रंट फुट पे आएंगे तो बॉल को आप डिफेंड कर सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हैं, कवर ड्राइव कर सकते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से खेल सकते हैं, मिड ऑन के ऊपर से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाफ कॉक हैं, यानी ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो ना तो आपको स्ट्रोक मेकिंग हो पाएगी ना बैक फुट जाके कट कर पाएंगे। तो राहुल गांधी की दिक्कत इसी बात को लेकर ये थी, विपक्ष की दिक्कत तो करे क्या, और वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब राहुल गांधी के मन में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि बीच का रास्ता नहीं होता। अगर खेलना है तो फ्रंट फुट पे आके ही खेलना पड़ेगा। आपको बीजेपी के सिर के ऊपर से छक्के मारने पड़ेंगे। आपको कवर में और पॉइंट के बीच में जो स्पेस है वहां पे आपको शॉट लगाना पड़ेगा। तब आप या तो स्क्वाड ड्राइव करें या फिर आप कवर ड्राइव करें। तो ये जब उनको समझ में आया है तब आप देखिए कि वो लगातार आरएसएस के ऊपर हमले कर रहे हैं, लगातार आरएसएस के हिंदुत्व पर हमले कर रहे हैं और करारे हमले कर रहे हैं। आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस है, जो हिंदुत्ववाद है, जो मोदी है, ये दरअसल पिछड़ों और दलितों के दुश्मन है, इसीलिए कास्ट सेंसस नहीं करवा पा रहे। तो ये जब क्लैरिटी आ जाती है और इसके साथ साथ सेक्युलरिज्म पे किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार, यानी इसका मेरे कहने का अर्थ क्या, मेरे कहने का अर्थ ये कि विचारधारा की एक इमारत वो खड़ी करना चाहते हैं जिसमें वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ लेके चल रहे हैं। जो सेक्युलरिज्म का सवाल है वो दरअसल अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो संविधान का सवाल है वो दलितों को उनकी तरफ आकर्षित करता है और जो कास्ट सेंसस का सवाल है ये पिछड़ों को उनकी तरफ आकर्षित करता है। और इस लिहाज से वो जो विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं वो उस विचारधारा की राजनीति का एक बहुत सुदृढ़ सामाजिक आधार है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर मिल जाए तो इस देश के अंदर उनकी आबादी होती है 84% से लेकर 85% तक। अब इसको अगर उन्होंने अमली जामा पहना दिया, कांग्रेस पार्टी अगर इसको लेके आगे बढ़ गई तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छी खबर होगी ही होगी, विपक्ष के लिए अच्छी खबर होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होगा। बिल्कुल, आपने क्रिकेट की भाषा में बहुत तरीके से समझा है। मैं भी एक लाइन उसमें बोल दूं, पहले राहुल गांधी एक बाउंसर पे बैठते थे, अब वो बाउंसर पे सीधे 6 मार रहे हैं। अब बीजेपी को ये भी समझ नहीं आ रहा है, अगर वो यॉर्कर मारती है तो सीधे हेलीकॉप्टर शॉट है और बाउंसर मारा सीधे पुल शॉट मार देते हैं। तो अब बीजेपी इसलिए भी राहुल गांधी के नैरेटिव पर हो सकता है चलने की कोशिश करती है। अब ये बात तो कर ली कि कांग्रेस ने बोल दिया है कि सारे नए नए नेता, बड़े बड़े नेता, अब सांसद सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आरजेडी की दम पर जो कार्यकर्ता है वो उनका काडर ज्यादा योगदान दे रहा है, तो और भी कांग्रेस जुड़े। ये कांग्रेस की बात हुई और मजबूत करना चाहती है यात्रा को। कुछ कांग्रेसी नाराज भी हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे दिल्ली से मैनेज हो रहा है वहां पर और सीधे चुनाव आयोग और वोट चोरी पर बात कर रहे हैं और मुद्दा तो नीतीश कुमार की जो नाकामियां हैं, कानून व्यवस्था है, और उस पर भी थोड़ी बातचीत हो जाए, रोजमर्रा की समस्याएं हैं उस पर राहुल गांधी क्या बात नहीं कर रहे हैं, और अगर करना करें तो कैसे करना चाहिए, कब करें, लेट ना हो जाए। देखिए अंकुर, जब आप आपने हुक का जिक्र किया बाउंसर पे। बाउंसर में 2 खतरे होते हैं, बल्कि 3 खतरे होते हैं। बाउंसर कभी कभी जो होता है आप मारने जाते हैं और लाइन मिस कर जाते हैं तो आपके सिर में चोट लग सकती है। हाँ। और लाला अमरनाथ के बेटे महेंद्र अमरनाथ तो कई बार चोट लगी, लेकिन महेंद्र अमरनाथ को देश के सबसे बेहतरीन हुक करने वालों माना जाता है। दूसरा, अगर सही बाउंसर अगर लग गया तो फिर छक्का जाता है, और अगर सही बाउंसर नहीं लगा, अगर थोड़ा सा मिसटाइम हो गया तो फिर वो लॉन्ग लेग पे या फिर फाइन लेग पे कैच होने की संभावना रहती है, कभी कभी स्क्वायर लेग पे भी हो जाता है। तो लेकिन अगर आप बाउंसर खेलने से डरेंगे तो आप कभी पेस बॉलिंग नहीं खेल पाएंगे, फास्ट बॉलिंग तो कभी खेल ही नहीं सकता क्योंकि आप डरेंगे। और इस वक्त की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लगातार बाउंसर पे बाउंसर फेंकने की कोशिश करेगी। जो डर गया सो मर गया।
जो बाउंसर से डर गया उसका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेयर, एक पाकिस्तान के प्लेयर थे माजिद खान। भारत का पहले यही तो हाल था, भारत बाउंसर पे खेल कहां पाता था, बैठता था। बिल्कुल, वही पाकिस्तान राहुल के गांधी एक बड़े का प्लेयर थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, जिनका नाम था माजिद खान। उनको बोला जाता था माजिद द मैजेस्टिक, ये बोला जाता। बहुत शानदार बैटिंग करते थे, बड़ी खूबसूरत बैटिंग करते थे। लेकिन एक दो बार उनकी जो सिर में गेंद लगी, उसके बाद से माजिद द मैजेस्टिक खत्म हो गए। वो कभी भी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। तो इसलिए पेस बॉलिंग से डरना नहीं है, बाउंसर को हुक करने की कोशिश करनी होगी, उसमें चोट भी लगेगी, उसमें आउट भी होंगे। अब जो ये बिहार के जो कांग्रेसियों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठा। इसलिए ऐसे लोगों की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अगर इनके अंदर दम होता तो ये अपने बल पर बिहार के अंदर कांग्रेस को जिंदा करते। ये पिछले 5 साल से या 12 साल से या 20 साल से ये क्यों नहीं जमीन पर लड़ रहे थे? इन्होंने कौन से मुद्दे उठा लिए और किन मुद्दों को लेकर इन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने की फंसाने की कोशिश की? तो जब भी कोई आदमी, जब भी कोई लीडर, जब भी कोई बड़ा नेता जब फैसले करता है, तो कुछ लोगों के नष्ट स्वार्थों पर एक तरीके से हमला होता है। और फिर ये लोग जो दरअसल सुविधा भोगी होते हैं, दरबारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चापलूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये बिलबिलाने लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की पहचान करके पार्टी से आंख बंद करके इनको बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल। अब आप देख रहे मध्य प्रदेश का, मैं बार बार जिक्र करता हूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे इतने बड़े बड़े नेता 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी वहां हारी, विधानसभा का चुनाव हारी, लोकसभा का चुनाव हारी। क्यों जरूरत है इनकी, कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की? जब ये नहीं होंगे तब भी कांग्रेस पार्टी हारेगी, और जब है तब भी कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो फिर नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के अंदर या तो ये कांग्रेस के नेता पूरी तन मन धन के साथ संगठन के साथ जुड़े, राहुल गांधी की यात्रा को कामयाब करने का काम करे, नहीं तो ये रास्ते से इनको बाहर कर दिया जाए, इनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाए। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है, ऐसे ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, और ऐसे ही लोग ये परजीवी की तरीके से रहते हैं। जहां पे रहते हैं, जिस पेड़ पर होते हैं, जिस पे रहते हैं, उसी को खत्म कर देते हैं। इन परजीवियों को जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो ये आशुतोष जी ने एक राहुल गांधी को सलाह भी दे दी कि जैसे वो आगे बढ़ के सीधे शॉट पे शॉट खेले जा रहे हैं वो करें, और जो टीम में हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और जब मारना हो चौका छक्का वो नहीं मार रहे हैं कि टीम प्रभावित हो, तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें टीम से सीधे बाहर कर देना चाहिए। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी की जो रणनीतियां आशुतोष जी ने बताई, उस पर राहुल गांधी अगर काम करते रहे तो फिर संकट तो सबको पता है कि आने वाला है। अब यही है कि आगे देखते हैं कि इस यात्रा 1 सितंबर को देखते हैं कि महारैली एक प्रकार से पटना में होगी, और वहां पर क्या क्या होगा उससे पहले कांग्रेसी नेता ज्वाइन करेंगे। राहुल गांधी की रणनीति में कुछ हेर फेर आएगा नहीं आएगा, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, इग्नोर करेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.